हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे डेमोक्रेटिक अवेयरनेस विद लीगल लिटरेचर, जिसका कोड है POLS 303। और ये जो बुक है वो है मेजर स्टूडेंट्स के लिए। इसका फर्स्ट लेसन है भारत में वैधानिक पद्धति की रूपरेखा। और एक और बात, जो कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग की जो बुक है जिसका लेसन नंबर 12 अभी रहता है, लास्ट लेसन है वो उस बुक का, हम उसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज हम पढ़ेंगे भारत में वैधानिक पद्धति की रूपरेखा, भूमिका। और एक और बात कि जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो बुक में नहीं होगा। तो ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। किसी भी व्यक्ति को न्याय दिलाने में वैधानिक पद्धति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वकील न्यायालय को सही न्याय प्रदान करने में सहायता करते हैं। वो एक केस के बारे में जानकारी इकट्ठी करके पेश करते हैं न्यायालय में, जिसे न्यायाधीश को न्याय करने में सहायता मिलती है। कानून की भाषा काफी जटिल होती है, जिसे आम लोगों के लिए समझना आसान नहीं होता, जबकि वकील इनको काफी अच्छी तरह समझ लेते हैं। वकील ग्राहक या क्लाइंट की इशारे पर कार्य नहीं करते हैं, वो न्याय को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में वकीलों की क्या आवश्यकता होती है? तो समाज में वकीलों की आवश्यकता, वकील समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए, जो वकील होते हैं वो समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखते हैं, क्योंकि वकीलों के द्वारा कई समस्याओं का, कई झगड़ों का सुलझाया जाता है, जिसके कारण जो वकील होते हैं वो समाज में शांति व्यवस्था को बनाए रखने में सहायता करते हैं। समस्याओं का उचित समाधान, जो वकील होते हैं वो सही को सही ठहराते हैं, गलत को गलत ठहराते हैं, जिससे जो समस्याएं होती हैं उनका उच्च समाधान प्राप्त करके वे नागरिकों को उनके अधिकारों से अवगत करवाते हैं। अपने मुवक्किल को वैधानिक न्याय उपलब्ध कराना, जो वकील होते हैं वो अपने मुवक्किल को वैधानिक न्याय उपलब्ध करवाते हैं। फोर्थ पॉइंट है, कानून द्वारा झगड़ों का निपटारा करवाने में सहायक, जो वकील होते हैं वो कानून की सहायता से झगड़ों का निपटारा करवाते हैं। अगर वकील नहीं होंगे तो कोई कानून के द्वारा झगड़ों का निपटारा करवाने वाला नहीं होगा, और जो झगड़े होंगे वो शारीरिक रूप से सुलझाए जाएंगे। फिर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा, जो वकील होते हैं वो व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन करता है, उनको छीनने की कोशिश करता है, तो जो वकील होता है वो उस व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है। वैधानिक संशोधन में महत्वपूर्ण भूमिका, जो वकील होते हैं वो वैधानिक संशोधन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वकीलों द्वारा कई बार वैधानिक संशोधन किए भी गए हैं। जनता की भलाई, जो वकील होते हैं वो जनता की भलाई के लिए कार्य करते हैं, वो जनता की भलाई के लिए ही शांति और व्यवस्था बनाए रखते हैं, कानून द्वारा झगड़ों का निपटारा करवाते हैं तथा अपने मुवक्किल को वैधानिक न्याय उपलब्ध करवाते हैं। वकील किसी भी समाज, किसी भी देश की नींव होते हैं। ठीक है जी, होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसी बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये क्वेश्चन भी बुक में नहीं है। ब्रिटिश पूर्व भारत में वैधानिक स्थिति का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। आज भारत में जो वैधानिक पद्धति प्रचलित है वो ब्रिटिश काल में ही विकसित हुई थी। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1726 ईस्वी में कलकत्ता, मद्रास जैसे शहरों में न्यायालयों की स्थापना की थी, परंतु इन न्यायालयों का अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य से नहीं, कंपनी से प्राप्त होता था। इस चार्टर में वकीलों के लिए कोई प्रावधान नहीं किए थे, परंतु 1753 में इस चार्टर में संशोधन किया गया। फिर भी वकीलों के लिए कोई नियम नहीं बनाया गया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1774 के चार्टर ने भारत में वैधानिक व्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1773 के एक्ट के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वह 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करे, और इसके बाद कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1801 में मद्रास में तथा 1823 में मुंबई में ऐसे न्यायालयों की स्थापना की गई। 1774 के एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालयों को वकीलों की नियुक्ति और अन्य कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया, और वकीलों को हटाने का अधिकार भी प्राप्त हो गया। 1861 में भारत में अदालती प्रशासन के विकास की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, विकास की दृष्टि में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश शासक का यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वह अपना उच्च न्यायालय प्रत्येक प्रेसिडेंसी टाउन में स्थापित कर सकता है। न्यायालयों की स्थापना के बाद बंगाल, आगरा और आसाम सिविल कोर्ट एक्ट 1887 द्वारा बंगाल, आसाम और पश्चिमी प्रांतों में सिविल कोर्टों की स्थापना की गई। फौजदारी न्यायालय 1898 उचित रूप में संगठित हुए। 1879 के लीगल प्रैक्टिस
जे एक्ट के द्वारा कोई भी व्यक्ति अब या बाद में एक एडवोकेट या वकील के रूप में किसी भी उच्च न्यायालय में नामांकन कर सकता है। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन खत्म होता है। इस इंडियन बार समिति 1923 के बारे में बताया गया। आगे 1923 में इंडियन बार समिति एक एडवर्ड चैम्बेवर की अध्यक्षता में बनी। 1926 में भारतीय बार काउंसिल एक्ट बना। इसमें उच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया कि वह हाईकोर्ट के किसी भी वकील को प्रैक्टिस करने से हटा सके जब वह दुराचार का दोषी पाया जाए। 1951 में ऑल इंडिया बार कमेटी जस्टिस SR दास की अध्यक्षता में बनी, जिसमें यह व्यवस्था की गई कि स्नातक व्यक्तियों को वकीलों के रूप में मान्यता ना दी जाए तथा वकीलों को सभी न्यायालय में वकीली करने का अधिकार प्राप्त हो। जी, इसी के साथ जो आपका फर्स्ट लेसन है भारत में वैधानिक पद्धति की रूपरेखा वो कवर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन नंबर 2 को कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा।